हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइज, आज फिर से मैं IIBF के एग्ज़ाम से संबंधित 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो कल के वीडियो का पार्ट 2 है। यानी कल मैंने 50 क्वेश्चन बताए थे और आज ये उसी वीडियो का पार्ट 2 है। यानी आज फिर से मैं 50 क्वेश्चन बताऊँगी। ये अगर जो 100 क्वेश्चन है इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेते हैं, ध्यानपूर्वक याद कर लेते हैं, तो आप निश्चित रूप से एग्ज़ाम को पास कर जाइएगा। ये जैसे IIBF के एग्ज़ाम के लिए तो आवश्यक है ही, बल्कि ये क्वेश्चंस रैप के एग्ज़ाम में भी पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन यानी 51 नंबर क्वेश्चन है, परामर्शदाता के लिए ग्राहक के प्रति स्वीकृति के दृष्टिकोण को व्यक्त करना भी महत्वपूर्ण रूप से है या नहीं। यानी परामर्शदाता के लिए ग्राहक के प्रति स्वीकृति के दृष्टिकोण को व्यक्त करना ही विशेष रूप से महत्वपूर्ण है या नहीं। तो आंसर हो जाएगा असत्य यानी नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, EBT का मतलब क्या होता है। EBT का कह सकते हैं कि EBT का विस्तृत रूप क्या होता है। ऑप्शन है, देखिए, आर्थिक लाभ हस्तांतरण, अतिरिक्त लाभ हस्तांतरण, इलेक्ट्रॉनिक लाभ हस्तांतरण या लेन देन के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड। तो यहाँ आप देख रहे हैं आंसर है ऑप्शन नंबर C यानी इलेक्ट्रॉनिक लाभ हस्तांतरण। अगला प्रश्न है, PMJDY खाते में 5000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा किसके लिए उपलब्ध है। पहला है, खाते के संतोषजनक संचालन के 6 महीने बाद, या प्रति परिवार एक खाता, या फिर 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के ग्राहक के लिए। तो आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी इन सभी के लिए PMJDY खाते में जो 5000 रुपये का जो ओवरड्राफ्ट सुविधा है यह सबके लिए उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, सोने और चांदी के आभूषणों को बैंक के लॉकर में रखना चाहिए क्योंकि, मतलब क्यों रखना चाहिए। सोने और चांदी के जो गहने होते हैं, जो आभूषण होते हैं, उनको बैंक के लॉकर में क्यों रखना चाहिए। आप देख रहे हैं ऑप्शन है यहाँ पे, यह सुरक्षित है, यह चोरी का कोई खतरा नहीं, और A और B दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर सोने और चांदी के आभूषणों को घर में रखेंगे तो हमेशा ही उसके चोरी होने का खतरा तो बना ही रहता है, साथ ही यह सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी सही नहीं है। तो उसे बैंक के लॉकर में ही रखना उचित होता है, ताकि ये सुरक्षित भी रहे और कोई चोरी का कोई खतरा भी ना हो। तो आंसर हो जाएगा C यानी A और B दोनों। अगला प्रश्न है, भारत की मुद्रा शब्द का अर्थ है, यानी भारत की मुद्रा शब्द का क्या अर्थ होता है। 1 रुपये का नोट और सिक्के, या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए 2 के नोट, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये या 500 रुपये और अन्य उच्च मूल्य वर्ग, या फिर 1 रुपये के नोट और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए सिक्के और नोट, या केवल 1 रुपये का नोट। तो भारत की मुद्रा शब्द का अर्थ होता है 1 रुपये का नोट और सिक्का। ठीक है। अगला प्रश्न है, कियोस्क बैंकिंग का नाम सुना आपने। कियोस्क बैंकिंग में लेन देन के माध्यम से किया जाता है। क्या मतलब किस माध्यम से किया जाता है। मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर या लैपटॉप, या फिर क्रेडिट कार्ड या प्रीपेड कार्ड। तो कियोस्क बैंकिंग में लेन देन का जो माध्यम होता है वह क्रेडिट कार्ड होता है। अगला प्रश्न है, एक जोखिम प्रतिकूल निवेश होगा, यानी एक जोखिम भरा निवेश जो है वह प्रतिकूल कब होगा। जो हमेशा कम प्रत्याशित रिटर्न वाले निवेश को प्राथमिकता दे, या फिर जो हमेशा एक निश्चित रिटर्न के साथ एक निवेश को पसंद करे जिसमें एक अपेक्षित रिटर्न हो लेकिन अनिश्चितता की कोई भी राशि हो, या जो हमेशा एक निश्चित रिटर्न चाहे, या जो हमेशा एक्सक्लूसिव रिटर्न पर ध्यान दे। तो आंसर है एक जोखिम प्रतिकूल निवेशक होगा जो हमेशा एक निश्चित रिटर्न के साथ एक निवेश को पसंद करे जिसमें एक अपेक्षित रिटर्न हो लेकिन अनिश्चितता की कोई भी राशि हो। अगला प्रश्न है, जिसकी अधिक लंबी अवधि के लिए, जितनी अधिक लंबी अवधि के लिए
पैसा आप बैंक में रखेंगे उतना अधिक ब्याज होगा। सत्य है या असत्य? तो जितने ज़्यादा समय तक आप बैंक में अपना पैसा रखते हैं आपका ब्याज उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति के दौरान डैश क्या होगा? यानी ये जब मुद्रास्फीति होती है तो उस समय क्या हो जाता है, कौन सी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है? पहला है, निर्यात अधिक महंगा हो जाता है, निर्यात अधिक सस्ता हो जाता है, या आयात अधिक महंगा हो जाता है, या भुगतान का अधिशेष हो जाता है। तो आंसर होगा निर्यात अधिक महंगा हो जाता है। यानी मुद्रास्फीति की स्थिति जब होती है तो निर्यात अधिक महंगा हो जाता है। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति को निम्नलिखित में से किसके रूप में परिभाषित किया जा सकता है? किसके रूप में परिभाषित किया जा सकता है मुद्रास्फीति को? ऑप्शन है, सामान्य मूल्य स्तर में लगातार वृद्धि, या सामान्य मूल्य स्तर में लगातार गिरावट, या फिर क्रय शक्ति में वृद्धि, या पैसों के मूल्य में वृद्धि। तो आप देख सकते हैं मुद्रास्फीति को जिस रूप में परिभाषित किया जा सकता है वह है सामान्य मूल्य स्तर में लगातार वृद्धि। अगला प्रश्न है, ई कॉमर्स के वर्गीकरण में सबसे बड़ा समुदाय निम्नलिखित में से कौन है? ई कॉमर्स के वर्गीकरण में सबसे बड़ा समुदाय बताना है यहाँ पे। पहला है व्यवसाय से व्यवसाय बी से बी, या उपभोक्ता से व्यवसाय बी से सी, सरकार से व्यवसाय बी से जी, या सरकार से सरकार यानी जी से जी यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तो ऑप्शन होगा व्यवसाय से व्यवसाय संबंधी। ई कॉमर्स के वर्गीकरण में सबसे बड़ा समुदाय है व्यवसाय से व्यवसाय। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृ सुरक्षा अभियान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मातृ सुरक्षा अभियान के बारे में बात की जा रही है। तो पहला कथन है, इस योजना के तहत जो गर्भवती महिलाएं यानी दूसरे और तीसरे ट्राइमेस्टर में हैं तो उन्हें हर महीने मुफ्त में स्वास्थ्य परीक्षण और आवश्यक उपचार दिया जाना चाहिए, बिल्कुल दिया जाना चाहिए। दूसरा कथन है, स्वास्थ्य जांच में प्रसव पूर्व देखभाल और सेवाओं का एक न्यूनतम पैकेज शामिल है, अर्थात गर्भवती के दौरान दी जाने वाली देखरेख जैसे कि IFA की खुराक, कैल्शियम की खुराक आदि सभी गर्भवती महिलाओं को प्रदान की जाएगी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर दोनों, यानी प्रधानमंत्री मातृ सुरक्षा के अभियान के अंतर्गत ये दोनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। अगला प्रश्न है, 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं, किसके हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपये के नोट पर? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, या सचिव वित्त मंत्रालय, या भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का? तो आंसर हो जाएगा सचिव वित्त मंत्रालय का सिग्नेचर होता है 1 रुपये के नोट पर। अगला प्रश्न है, 100 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं, यानी किसके हस्ताक्षर होते हैं 100 रुपये के नोट पर? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के सिग्नेचर, या इनमें से कोई नहीं। तो 100 रुपये के जो नोट होते हैं उन पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के ही सिग्नेचर होते हैं। अगला प्रश्न है, इंपीरियल बैंकों को समामेलित किया गया और उन्हें बदल दिया गया, किस रूप में बदल दिया गया? इंपीरियल बैंकों को समामेलित यानी सम्मिलित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, या भारतीय सहायक बैंकों, या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? तो आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक, यानी इंपीरियल बैंकों को सम्मिलित करके एक नया रूप दे दिया गया जिसका नाम है भारतीय स्टेट बैंक। अगला प्रश्न है, बड़े खर्च में शामिल हैं, क्या क्या शामिल है? बड़े खर्च में क्या क्या शामिल होते हैं? पहला तो है भारत या विदेश में परिवार के सदस्यों की उच्च शिक्षा के लिए योजना, या शादी की योजना, या फिर घर खरीदना और नए व्यवसाय की शुरुआत। तो ये सभी बड़े खर्चे होते हैं, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, PMMY ऋण पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। FQ उधार देने वाले संस्थानों या जनता की जानकारी के लिए कहाँ उपलब्ध हैं? ठीक है, तो ऑप्शन है DFS वेबसाइट, PMO की वेबसाइट, या मुद्रा की वेबसाइट, या इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह PMMY जो ऋण जो है उसके बारे में अक्सर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मुद्रा की वेबसाइट पर उपलब्ध होते हैं। अगला प्रश्न है, स्मेरा SMER स्मेरा भारत में एक SME रेटिंग एजेंसी है जिसका मतलब होता है MSME की क्रेडिट योग्यता पर रेटिंग, या गुणवत्ता प्रबंधन पर रेटिंग, या फिर प्रशिक्षण प्रणाली पर रेटिंग, या संगठन में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर रेटिंग। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी MSME की क्रेडिट योग्यता पर रेटिंग।
अगला प्रश्न है आधार सीडिंग का क्या मतलब है? क्या मतलब होता है आधार सीडिंग का? ऑप्शन है आधार को बैंक खाते से जोड़ना, आधार का डुप्लीकेट जारी करना, या फिर आधार का हस्तांतरण, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आधार को बैंक खाते से जोड़ना, यही होता है आधार सीडिंग का मतलब। अगला प्रश्न है वित्तीय समावेशन का क्या अर्थ होता है? वित्तीय समावेशन का ऑप्शन है वित्त कंपनियों के खाते खोलना, बैलेंस शीट के आंकड़ों का वित्तीय विश्लेषण, HNI के खाते खोलना, या कम विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों के खाते खोलना। तो आंसर आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी है। वित्तीय समावेशन का अर्थ है कम विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों के खाते खोलना, यानी ऐसे व्यक्ति जिनको विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है उनका वित्तीय समावेशन का अर्थ होता है खाता खोलना। अगला प्रश्न है बायोलर बैली संबंध किस पर लागू है? ऑप्शन है ग्राहक द्वारा कैशियर के पास जमा की गई नकदी पर, या सुरक्षित जमा लॉकर पर, या फिर बैंक द्वारा जारी किया गया डिमांड ड्राफ्ट, या सामग्री को बैंक के पास सुरक्षित रखने के लिए। तो आंसर हो जाएगा सामग्री को बैंक के पास सुरक्षित रखने के लिए। अगला प्रश्न है बैंक में एसबी खाता खोलने के लिए न्यूनतम आयु आवश्यक है? बैंक में एसबी खाता खोलने के लिए न्यूनतम आयु आवश्यक, यानी कितनी आयु अनिवार्य होती है? न्यूनतम आयु ऑप्शन है 8 वर्ष, 10 साल, 12 साल, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है 10 साल, यानी एसबी खाता खोलने के लिए किसी की उम्र कम से कम 10 साल होनी चाहिए। अगला प्रश्न है एक बैंक के मानक परिसंपत्ति को एक परिसंपत्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। एक बैंक के मानक परिसंपत्ति को एक परिसंपत्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, किस रूप में? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी NPA नहीं, एक संदिग्ध संपत्ति, एक हानि संपत्ति, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं, यानी NPA नहीं। अगला प्रश्न है 10% प्रति वर्ष की दर से 10 वर्ष के लिए 1800 पर साधारण ब्याज कितना है? तो यहाँ पे भी देखिए दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, और 1800 पर साधारण ब्याज क्या है? 1800 रुपया मूलधन दिया हुआ है, ब्याज बताना है। ठीक है, तो ब्याज कितना हो जाएगा? ब्याज यानी ब्याज मिलाकर 1800। ठीक है। अगला प्रश्न है RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा परिभाषित संवेदनशील क्षेत्र शामिल है, यानी RBI किन क्षेत्रों को संवेदनशील क्षेत्र बताया है RBI ने? ऑप्शन है पूंजी बाजार, अचल संपत्ति, माल, या ये सभी। तो आंसर हो जाएगा सभी। ये सब क्या है? ये सब संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है वितरण चैनल नियमित लेनदेन के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं और बैंकों को प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं बैंकों को? ऑप्शन है कम परिचालन व्यय और लेनदेन लागत के साथ उच्च लाभ, या कम परिचालन खर्च और लेनदेन लागत के साथ कम मुनाफा, या उच्च परिचालन व्यय और लेनदेन लागत के साथ उच्च लाभ, या फिर कम परिचालन व्यय और कम लेनदेन लागत के साथ उच्च लाभ। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वितरण चैनल नियमित लेनदेन के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं और बैंकों को कम परिचालन व्यय और लेनदेन लागत के साथ उच्च लाभ प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है डिजिटल बैंकिंग के अंतर्गत बैंकिंग के निम्न में से कौन से रूप आते हैं? डिजिटल बैंकिंग के अंतर्गत, ठीक है, तो ऑप्शन है ब्रांच बैंकिंग, ब्रांच बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, SMS बैंकिंग, या दोनों A, B और C, अर्थात मोबाइल बैंकिंग और SMS बैंकिंग। तो यही आंसर हो जाएगा। डिजिटल बैंकिंग के अंतर्गत जो बैंकिंग है वह मोबाइल बैंकिंग और SMS बैंकिंग सम्मिलित रूप से होता है। अगला प्रश्न है ट्रेवलर के चेक वैध है? ट्रेवलर के चेक वैध है यानी कब तक? समय बताना है। 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, एनकोड किए जाने तक कोई सीमा मान्य नहीं है। तो वही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी एनकोड किए जाने तक कोई सीमा मान्य नहीं है। अगला प्रश्न है भारत में मुद्रा परिसंचरण को कौन नियंत्रित करता है? मुद्रा परिसंचरण किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI, नाबार्ड, या वाणिज्यिक बैंक। तो आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, यानी भारत में मुद्रा परिसंचरण जो है वह भारतीय रिजर्व बैंक ही नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है निफ्ट NEFT यानी निफ्ट में लंबा समय लगता है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के माध्यम से जाता है, यानी
तो क्या यह सत्य है या असत्य है? तो यह असत्य है क्योंकि इसमें लंबा समय नहीं लगता है। चलिए अगला प्रश्न है, ब्याज की बैंकों की वह दर जो वह उसके मुख्य या प्रमुख और प्रमुख ग्राहक से वसूलता है होते हैं, क्या कहा जाता है उसे? जोखिम प्रीमियम, प्राइम लेंडिंग रेट या रेपो दर या फिर रिवर्स रेपो रेट? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्राइम लेंडिंग रेट। अगला प्रश्न है, आधार सीडिंग का क्या मतलब होता है? आधार सीडिंग का मतलब पूछा जा रहा है, यानी आधार को बैंक खाते में जोड़ना या फिर आधार का डुप्लीकेट जारी करना या फिर आधार का हस्तांतरण या इनमें से कोई नहीं। तो आधार सीडिंग का अर्थ होता है आधार को बैंक खाते से जोड़ना यानी उसे अटैच करना। अगला प्रश्न है, घर पर नकदी रखना असुरक्षित माना जाता है क्योंकि? पहला, कोई भी ब्याज दर प्राप्त नहीं होती, तो यहाँ ब्याज की तो गहने पर तो ब्याज की दर की प्राप्ति की कोई बात ही नहीं की जा रही है। कोई पैसा निवेश नहीं होता या कोई भी बड़े प्रारंभिक निवेश के लिए पात्र नहीं है या चोरी होने पर कोई सुरक्षा नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है, घर पर नकदी जो रखा जाता है उसे असुरक्षित मानना चाहिए क्योंकि घर पर चोरी होने की संभावना बनी रहती है। अगला प्रश्न है, बैंकों के मार्केटिंग के बारे में क्या सच है? यानी बैंकों में मार्केटिंग के बारे में क्या सच है? ऑप्शन है, यह एक दिन का कार्य है, यह वन मैन फंक्शन है या यह अननोन ऑफ अफेयर है या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं होगा। बैंकों के मार्केटिंग में क्या सच है? तो इनमें से जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कोई भी सच नहीं है। अगला प्रश्न है, जमा खातों में बैंक और ग्राहक के बीच मुख्य संबंध है, मतलब किस प्रकार का संबंध होता है जमा खातों में बैंक और ग्राहक का? ऑप्शन है, लेनदार बैंक कर्जदार ग्राहक या देनदार बैंक लेनदार ग्राहक, एजेंट प्राचार्य या केवल ए और बी। तो यह आंसर आप देख रहे हैं आंसर बी है, यानी बैंक देनदार और जो ग्राहक होता है वो लेनदार ग्राहक होता है। अगला प्रश्न है, जनधन योजना की दीर्घकालिक दृष्टि, जनधन योजना सुना होगा आपने, तो जनधन योजना की दीर्घकालिक दृष्टि डैश अर्थव्यवस्था की नींव रखती है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की नींव रखती है? ऑप्शन है, कैश, वस्तु विनिमय, कैशलेस या नियोजित। जनधन योजना जो है वह कैशलेस अर्थव्यवस्था की नींव रखती है। अगला प्रश्न है, बैंक पैसे के हस्तांतरण के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करते हैं। बिल्कुल सत्य है, बैंक जो है पैसे के हस्तांतरण के लिए एक माध्यम का भी कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, नियंत्रण इकाई सॉफ्टवेयर निर्देशों की व्याख्या करती है और सॉफ्टवेयर निर्देशों के आधार पर अन्य हार्डवेयर उपकरणों का शाब्दिक अर्थ क्या करती है? तो आंसर होगा बिल्कुल सही, बिल्कुल ये नहीं, ये सत्य है, असत्य नहीं है। अगला प्रश्न, भारत में किस बैंक की अधिकतम शाखाएं हैं? सबसे ज्यादा किस बैंक की शाखाएं? ऑप्शन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी एसबीआई यानी भारतीय स्टेट बैंक। इसकी सबसे ज्यादा शाखाएं फैली हुई हैं भारत में। अगला प्रश्न है, नाबार्ड किसके लिए पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है? यानी किन कार्यों के लिए नाबार्ड जो है वह सहायता प्रदान करता है? कृषि को बढ़ावा देने के लिए, लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, कुटीर और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए या ऊपर के सभी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी। नाबार्ड किसके लिए पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है? तो नाबार्ड कृषि को बढ़ावा देने के लिए भी या लघु उद्योगों को बढ़ावा देने या कुटीर और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी सहायता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1920, 25, 35 या 48? तो आंसर हो जाएगा 1935 यानी 1935। अगला प्रश्न है, पीएमजी के तहत सहायता के लिए एसएचजी से मिलकर बना हो सकता है, यानी मतलब किससे बना हो सकता है ये? पहला है 5 से 20 शिक्षित बेरोजगार युवा या फिर 3 से 15 शिक्षित बेरोजगार युवा, 10 से 25 शिक्षित बेरोजगार युवा या 2 से 10 शिक्षित बेरोजगार युवा यानी एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ये किससे मिलकर बना होता है? तो आंसर हो जाएगा 5 से 20 शिक्षित बेरोजगार युवाओं से। अगला प्रश्न है, डैश को या तक बैंकों एनबीएफसी, एमएफआई,
द्वारा 10 लाख तक के छोटे व्यवसाय आय सृजन गतिविधियों के लिए स्वीकृत ऋण को पीएमएमवाई ऋण के रूप में माना जाता है। ऑप्शन है 18 मार्च 2015, 8 अप्रैल 2015, 20 मई 2015 या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आप देख रहे हैं, आंसर हो जाएगा बी यानी 8 मई 2015। अगला प्रश्न, अधिक मोटे तौर पर अर्थशास्त्र में बचत का तात्पर्य किसी भी आय से है जिसका उपयोग तत्काल उपभोग के लिए नहीं किया जा सकता। सत्य है या असत्य? तो ये बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न, 1921 में जब बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास 3 बैंकों को एक ही बैंकिंग इकाई बनाने के लिए पुनर्गठित और समामेलित किया गया तो कौन सा बैंक अस्तित्व में आया? तो उस समय बैंक जो अस्तित्व में आया उसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है और बाद में यही रूपांतरित होकर भारतीय स्टेट बैंक बन गया। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा बैंक अस्तित्व में आया, तो ऑप्शन होगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, लोन के डिफाल्टर का मतलब होता है, क्या मतलब होता है लोन के डिफाल्टर का मतलब? ऑप्शन है ऋण की किस्तें नहीं चुका रहे हैं, या बदनाम, या फिर अवैध गतिविधियां, या इनमें से कोई नहीं। तो लोन के डिफाल्टर का मतलब होता है ऋण की किस्तें नहीं चुकाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, बैंक किसके लिए ऋण प्रदान नहीं करता, यानी किस कार्य के लिए ऋण प्रदान नहीं करता? फसल ऋण, शिक्षा ऋण, घर के लिए ऋण, या शराब पीना और जुआ खेलने ऋण? तो बैंक कभी भी शराब पीने और जुआ खेलने के लिए ऋण प्रदान नहीं करता। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है बिल्कुल। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आयोग निधि RAN जिसे कहते हैं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसका उद्देश्य BPL रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो प्रमुख जीवन के लिए खतरनाक बीमारियों से पीड़ित हैं। 13 में से किसी भी सुपर स्पेशलिटी संस्थानों या सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा उपचार प्राप्त करना, या ऐसे रोगियों को वित्तीय सहायता एक मुफ्त अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। तो बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय आरोग्य निधि के बारे में ये जो दोनों कथन दिए हुए हैं ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 19 के तहत RBI को निषेध किया गया है। मतलब क्यों निषेध किया गया है? ऑप्शन है ऋण या उधार देना, मांग पर अन्यथा देय बिल आरेखन या स्वीकार करना, जमा या चालू खातों पर ब्याज देना, या उपयुक्त के सभी। यानी आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर के सभी। यानी ये सब चीजें RBI को निषेध की गई हैं। RBI न ऋण या उधार दे सकता है, मांग पर अन्यथा देय बिल और आरेखन या स्वीकार करना भी नहीं कर सकता, या जमा या चालू खातों पर ब्याज भी नहीं दे सकता। इन सब कार्यों के लिए RBI को निषेध किया गया है। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।